और जम्मू के सिद्रा इलाके में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू से श्रीनगर जा रही एक ट्रक की जानकारी मिली थी और उसकी तलाशी ली गई तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये सभी आतंकवादी एक एक करके ढेर कर दिए गए। पुलिस को शक है कि आतंकवादी किसी बड़े ग्रुप से संबंधित थे। आतंकियों की साजिश नाकाम, गोलियों से दहला जम्मू, सुरक्षा बलों ने मार गिराए आतंकी। दिसंबर महीने की सर्द रात 4 आतंकियों के लिए आखिरी रात साबित हुई जब पूरा जम्मू रजाई में सिमटा था। उसी वक्त आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब पुलिस ने जम्मू से श्रीनगर जा रहे ट्रक को रोका और जांच कर रही थी, तभी उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया। इस दौरान मंजर बेहद खतरनाक था। धुंध के बीच हवा में बारूद की गंध थी। आतंकवादियों की फायरिंग का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारी गोलीबारी की वजह से आतंकियों को ले जा रहे ट्रक में आग लग गई। जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया। डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, तो 4 आतंकी जो ट्रक में थे वो मारे गए हैं। 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 1 M4 राइफल बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं और भी कुछ मैगजीन्स, एमुनिशन और पाउच वगैरह भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद ट्रक में लगी आग बुझाई गई। इस दौरान उड़ता काला धुआं दूर तक दिखाई दिया, जबकि हर ओर गोलियों के खाली शेल बिखरे दिखे। खौफनाक मंजर के बीच राहत भरी खबर रही कि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। फिलहाल पुलिस मारे गए आतंकवादियों की पहचान कर रही है, साथ ही उनके संगठन के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक बहुत बड़ी जीत जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर साफ दिखती नजर आ रही है। बहुत बड़ी कामयाबी नजर आई है और इसी पुल पे बहुत दिन पहले एक धमाका भी हुआ था। बड़ी जानकारी, पीएम मोदी की मां अस्पताल में भर्ती हैं और फिलहाल पीएम मोदी मौजूद हैं अस्पताल में, अपनी मां से मिल रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भी मौजूद हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जब अस्पताल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए। 4थी मंजिल पर उनका इलाज जारी है और देखिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले मुलाकात करने के लिए, डॉक्टर की विशेष टीम से मिलने के लिए, ताकि अपनी मां की सेहत से जुड़ी हर जानकारी उनके जरिए यहां पर ली जा सके। और ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास, अपनी मां के साथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो भीतर गए और तमाम डॉक्टर्स की टीम उस वक्त उनके साथ भी थी और खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को सांस में कुछ तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती करा गया था, जहां पर जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें साफ कहा गया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन अपनी मां से मिलने वो अहमदाबाद पहुंचे और ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अब कहा जा रहा है कि अपनी मां के साथ उनके पास मौजूद है। और तकरीबन 1 घंटे पहले की ये तस्वीर है जब पीएम मोदी जैसे ही अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद पहुंचते ही ये अस्पताल में अंदर जब वो जा रहे हैं, उनकी तमाम टीमें साथ में मौजूद हैं और डॉक्टर्स की टीम से मिलने के लिए। और सीधे मैं जनक का, अपने सहयोगी का रुख करूंगी। जनक, हम एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम मोदी बाकायदा अस्पताल में दाखिल हो रहे थे और अस्पताल में वो 4थी मंजिल पे जा रहे थे, जहां उनकी मां का इलाज इस वक्त भी जारी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 4थे मंजिले पर, जो मैं आपको बता रहा था, यही वो जीवन मेहता अस्पताल है जहाँ पर 4थे मंजिले पर हीराबा का इलाज चल रहा है। और वो तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पीएम भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के साथ अंदर जब गए और वहाँ पर जो कमरे के अंदर जब जा रहे थे उस समय की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर में जो और भी तस्वीरें आएगी तो हम आपको दर्शकों तक हम पहुँचाएँगे। जो जानकारी यही है कि फिलहाल अभी हीराबा की स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है और जो डॉक्टर हैं उनसे अभी बातचीत चल रही है। उसके बाद
और अपडेट क्या जैसे ही अपने पास आते हैं वो हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन खबर यही है कि सुबह जब हीराबा को जब सांस लेने में दिक्कत हुई थी और उसके बाद पंकज मोदी जो उनके छोटे भाई हैं वो उनको लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, ये जानकारी सुबह पीएम मोदी को दी गई थी। और उसके बाद जो ये यूएन मेहता अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है अहमदाबाद का, जो हार्ट के लिए, खास तौर पर हार्ट की बीमारियों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर उनको एडमिट किया गया। और सुबह उनकी स्थिति हीराबा की थोड़ी नाजुक बताई जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद चूँकि जो आर.के. पटेल हैं जो खुद उनकी निगरानी में पूरा इंस्पेक्शन में ये पूरा उनका इलाज चल रहा है, तो वो वहाँ पर डॉक्टरों की ट्रीट है और वहाँ पर अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, इस तरह की जानकारी आ रही है। ठीक है जनक, हम आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे इन तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए। और चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। शंघाई और ग्वांगझू समेत चीन के कई शहरों के अस्पतालों में शवों का अंबार लग गया है। तो अस्पतालों के बाहर मरीजों से भरी एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। वहीं शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घरों के बाहर भी एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। कोरोना की वजह से चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। ये वीडियो शंघाई के एक अस्पताल का है, जहां अस्पताल में हर तरफ शव ही शव नजर आए। बताया गया कि शंघाई के अस्पताल की ये तस्वीरें सुबह 4 से 5 बजे के बीच की हैं। इस वक्त वहां मोर्चरी में हर जगह शवों का अंबार लगा हुआ था। कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अंतिम संस्कार के लिए इतने शव पहुंच रहे हैं कि एक बड़े गोदाम को शव गृह में बदल दिया गया है। ये तस्वीरें चीन के शेनयांग प्रांत से सामने आई। अंतिम संस्कार के लिए शमशान में जगह नहीं है। एक तरफ अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों के बाहर भी मरीजों से भरे एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। अब आपको चीन के ग्वांगझू प्रांत से आई एक और डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए शमशान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। कोरोना की वजह से चीन एक बार फिर दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी चीन दुनिया से सच्चाई और मौत के आंकड़े छिपा रहा है। चीन में कोरोना की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। एक तरफ अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ सैलरी नहीं मिलने से नाराज लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। कोरोना के कहर के बीच चीन से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। चीन में सैलरी संकट भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन चीन के कई शहरों में किया गया। सैलरी की मांग को लेकर लोगों ने पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि ये प्रदर्शनकारी चीन के व्हाइट गार्ड हैं और उन्होंने सिविल ड्रेस में अपना विरोध जताया। जिस तरह से चीन में कोरोना से हालात बिगड़े हुए हैं और उसी बीच सामने आए सैलरी संकट, वहां लोगों की मुश्किलें और खड़ी कर सकता है। और चीन में कोरोना संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका चीन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिकी अधिकारी चीन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध के फैसले पर विचार कर रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि प्रशासन जल्दी ही इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर सकता है। और कोरोना संकट के बीच चीन के शंघाई शहर से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। वहां पर सुबह 3 बजे लोग शवों के अंतिम संस्कार का नंबर लेने के लिए लाइन में लगे नजर आए। शवों के स्ट्रेचर पर लोग लेकर दौड़ते हुए दिखे। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये चीन की शंघाई की तस्वीर। कोरोना संकट के बीच चीन में हर सुबह डराने वाली है। तड़के सुबह का ये वीडियो शंघाई से सामने आया, जहां शमशान घाट के बाहर लोगों की भीड़ जमा नजर आई। बताया गया कि ये सभी लोग शवों के अंतिम संस्कार का नंबर लेने के लिए पहुंचे थे। शमशान घाट में जहां नंबर लेने के लिए भीड़ लगी हुई, वहीं बाहर लोग स्ट्रेचर पर शवों को ले जाते देखे। सड़क के किनारे स्ट्रेचर पर कई शव पड़े हुए थे। लोग इन शवों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये शव स्ट्रेचर पर ही सड़क किनारे रखे हुए थे और काफी दूर तक ऐसी ही कतार लगी हुई थी।
चीन में कोरोना के कहर के बीच शी जिनपिंग का विरोध अब शुरू हो चुका है। क्यों, ये भी बता रहे हैं इस वक्त आपको। शंघाई समेत चीन के कई शहरों में लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग भी कर दी। तो नए साल पर इटली यूक्रेन को बारूदी कवच देने वाला है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री से एयर डिफेंस सिस्टम की गुहार लगाई है। इसे जल्द ही पूरा भी किया जाएगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नए साल पर इटली यूक्रेन को तोहफे में आसमानी कवच दे सकता है। रूस की ताकत उसकी मिसाइल है। जंग में रूस के साथी देश से मिले ड्रोन ने भी यूक्रेन पर कहर बरसाया। मिसाइल और ड्रोन की वजह से ही पुतिन यूक्रेन की बुनियाद हिलाने में कामयाब भी हुए। लेकिन अब इटली यूक्रेन को एक ऐसा कवच देने वाला है जो रूस की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर देगा। इस कवच का नाम है SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम। SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की खबरों ने रूस की सेना में खलबली मचा दी है। दरअसल पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि नए साल में इटली से यूक्रेन को SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। इस बात की पुष्टि खुद ज़ेलेंस्की ने भी अपने बयान में की है। SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम के आते ही रूस की मिसाइल कबाड़ की तरह गोदाम में पड़ी रह जाएंगी। इस ताकतवर सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन के हवाई हमलों से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया गया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि इटली से जल्द उन्हें ये मदद मिलेगी। Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога. Також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі. Це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а для кожного і кожної з нас. Незабаром जंग में रूस को ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। रूस के इस आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी जमीन में तैनात कर रखा है। दावा किया जाता है कि इटली से मिलने वाला SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम नीचे उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को पल भर में नष्ट कर सकता है। SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार दुश्मन पर 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से नजर रख सकता है। SAMP-T से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम बड़े एयरक्राफ्ट को 120 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। SAMP-T मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल को 15 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। एक SAMP-T में 4 लॉन्चर होते हैं। साल 2011 से इटली और फ्रांस में SAMP-T तैनात है। इटली SAMP-T सिस्टम जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर बनाता है। इटली का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को हवाई और मिसाइल से बचने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच देगा। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि दुश्मन देश से यूक्रेन को बचाने का एक जरिया एयर डिफेंस सिस्टम है। इसलिए फिर चाहे अमेरिका हो या फ्रांस, हर साथी देश से वो एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जो वक्त रहते पूरी भी हो रही है। तो जंग के मोर्चे से नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वैगनर के लड़ाके रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पर भड़कते हुए नजर आए। इस वीडियो में वैगनर लड़ाके बखमुत की लड़ाई को लेकर रूस की सेना से गुस्से में थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन की सेना और वैगनर ग्रुप के बीच फूट पड़ गई है।
क्या पुतिन को धोखा मिलने वाला है? क्या वैगनर छोड़ देंगे पुतिन का साथ? क्या वैगनर और पुतिन की सेना के बीच फूट पड़े? वैगनर ग्रुप यानी पुतिन की जानलेवा, खूंखार और फाड़े के सैनिकों वाली आर्मी। इस ग्रुप के सदस्यों को लेकर दावा किया जाता है कि पुतिन के एक इशारे पर ये दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, शहर के शहर बारूद से भर देते हैं और बर्बादी की तस्वीरों से हर किसी को सहमा देते हैं। वैगनर ग्रुप का इतिहास क्रूर और खूंखार योद्धाओं वाला रहा है, लेकिन युद्ध के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस की सेना से गुस्से में हैं। Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас, а мы тут... इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि वैगनर के सैनिक रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रमुख पर भड़क गए। वीडियो को लेकर बताया गया कि वैगनर के लड़ाके बखमुत की लड़ाई से नाखुश थे। वो जेलेंस्की की सेना के खिलाफ लड़ तो रहे थे, लेकिन शायद हथियारों की कमी से जूझ रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैगनर लड़ाके युद्ध में पुतिन की सेना का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि ये वही लड़ाके हैं जिन्हें पुतिन का लेफ्ट हैंड कहा जाता है। युद्ध में एक मोर्चा कादिरोव के लड़ाकों ने संभाला, तो दूसरा मोर्चा पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने। लेकिन जंग के मोर्चे से आया नया वीडियो कुछ और ही कहानी बता रहा है। वैगनर ग्रुप वो ग्रुप है जिसकी स्थापना कथित तौर पर दिमित्री यूटकिन ने की थी। वो स्पेशल फोर्स में कर्नल था। उसके पास चेचन्या में हुए 2 युद्धों का तजुर्बा था। दिमित्री एडोल्फ हिटलर को अपना आदर्श मानता था। उसने हिटलर के पसंदीदा ओपेरा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर समूह का नाम रखा। माना जाता है कि समूह का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन को पुतिन का रसोइया भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में प्रिगोजिन पुतिन की किलर मशीन है। आज यूक्रेन में 50,000 वैगनर ग्रुप के लड़ाके मौजूद बताए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वैगनर के लड़ाके पुतिन की सेना से नाराज दिख रही है, ये खबर युद्ध के मोर्चे पर पुतिन को बड़ा झटका दे सकती है। अब तक दावा किया जा रहा था कि वैगनर पुतिन के एक इशारे पर दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, शहर के शहर चंद घंटों में बारूद से भर देते हैं। ऐसे में वैगनर ग्रुप और रूस की सेना के बीच में विवाद पुतिन को महायुद्ध के मैदान में नुकसान पहुंचा सकता है। बड़ी खबर, पीएम मोदी की मां हीरा बाग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत इस वक्त स्थिर बनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को देखने जब अहमदाबाद पहुंचे तो अंदर से ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त अपनी मां के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स की विशेष टीम लगातार उनकी मां हीरा बाग पर अपनी नजर बनाए हुए है। हीरा बाग अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनसे मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। जनक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, फिलहाल और क्या जानकारियां मिल रही हैं? देखिए अभी जो जानकारी वही है जो थोड़ी देर पहले वहाँ पे आ रही है, छटकर जो जानकारी आ रही है कि पीएम अभी अपनी माँ के जो हालचाल है वो पूछने के बाद जो डीन है यहाँ पर आर के पटेल, उनसे जो मेडिकल की क्या स्थिति रही वो सारी डिटेल यहाँ पर ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं वो जहाँ पर पीएम के साथ थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हालांकि पीएम के साथ अभी भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर हैं, स्वास्थ्य सचिव यहाँ पर है। मेडिकल प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो हो उस बात की सारी जो जानकारी है वो पीएम को दी जा रही है।
है। कुछ तस्वीरें भी इससे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो बंदोबस्त है वो उसी तरीके से बना हुआ है। पीएम चौथे मंजिले पर अब हीराबा जहाँ पर एडमिट है वहाँ पर अभी वो उनके साथ समय बिता रहे हैं और उनकी जानकारी ले रहे हैं। उनके सुबह का वो वक्त था जब 8 बजे के आसपास जब उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी और जो उनके छोटे भाई हैं ये पीएम मोदी के, वो वहाँ पर उनको लेकर आए। पंकज मोदी वो उनको लेकर यहाँ पर आए, उनके साथ ही रहती हैं। और उसके बाद सुबह स्थिति उनकी थोड़ी उस समय नासाज लग रही थी और उसके बाद उनको जब ट्रीटमेंट दी गई और उसके बाद अब जो जानकारी आ रही है, जो मेडिकल बुलेटिन लगभग 1:30 बजे के आसपास आया, उसमें कहा गया कि उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, हालात सुधार पर है। तो ये जानकारी अब तक लेटेस्ट। अब उम्मीद की जा रही है कि शाम को एक और बुलेटिन आए लगभग, क्योंकि ऐसे अमूमन जब इस तरीके की जब वीआईपी कोई एडमिट होते हैं तो समय समय पर बुलेटिन्स, मेडिकल बुलेटिन्स उसके अपडेट भी दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि एक शाम को भी अभी बुलेटिन आए, उम्मीद उसी बात की जा रही है। और ये यही की तस्वीर है। बाहर अभी पूरी तरीके से जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो पूरी उसी तरीके से लगा हुआ है और पीएम चौथे मंजिले पर अब हीराबा के साथ अभी अंदर जो कमरा है उनका, वहाँ पर जहाँ उनको एडमिट किया गया है वहाँ पर पीएम अभी बाकी उनके जो भाई हैं पंकज मोदी उनके साथ और पूरे परिवार के साथ वहाँ पर अस्पताल में हैं। और बीते 1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया जब पीएम मोदी की मौजूदगी इसी अस्पताल में है और बाकायदा वो न सिर्फ अपनी मां से मुलाकात वहां पे कर रहे हैं, मां के पास है, बल्कि जो डॉक्टर्स की टीम है, जो एक्सपर्ट टीमें हैं जो हीराबा को पहले से भी देखती रही है, वो टीमों से लगातार पीएम बातचीत भी कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की जब पीएम यहाँ पे पहुंचे थे और सीधे वो 4th फ्लोर पे जा रहे थे जहाँ पे पीएम मोदी की माँ भर्ती हैं और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात और राहत की बात यह है कि उनकी माँ की हालत बेहद स्थिर है। कहीं से किसी को परेशान घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी दर्शक इस वक्त पीएम से जो जुड़ाव और लगाव रखते हैं वो यकीनन उनकी मां को लेकर भी गंभीर हो रहे होंगे या उनके मन में फिक्र हो रही होगी। उन्हें कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनक का हम फिर से रुख करेंगे। आप हमारे साथ जनक बने रहिए, आपके जरिए बड़ी खबर और तस्वीरों पे हम निगाह बनाए हुए हैं। और चीन से भीषण हादसे की खबर सामने आई है। सेंट्रल चीन के हेनान में 200 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं और बताया गया कि यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ। घने कोहरे के बीच गाड़ियों की ये तस्वीर किसी ट्रैफिक जैम की नहीं है। दरअसल यहाँ एक भीषण हादसा हुआ। जब कैमरा थोड़ा आगे बढ़ा तो भीषण हादसे की तस्वीर दिखाई गई। बताया गया कि यहाँ एक साथ 200 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। इस भीषण टक्कर की वजह से कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए तो कई गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आईं। इस हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जैम लग गया और फौरन मौके पर रेस्क्यू की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद जैम खुलवाया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। और पश्चिमी देशों के प्राइस कैप लागू करने के फैसले से तिलमिलाए पुतिन के एक फरमान ने उनके विरोधियों को सख्ते में डाल दिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया कि रूस प्राइस कैप का समर्थन करने वाले देश को तेल की सप्लाई नहीं करेगा और ये बैन 1 फरवरी से लागू होगा। रूस को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने के लिए पश्चिमी देशों ने तैयारी की थी, लेकिन पुतिन के एक ऑर्डर से वो खुद सख्ते में आ गए हैं। वजह है तेल की कीमतों पर प्राइस कैप। पुतिन को यह लगाम स्वीकार नहीं और रूस ने उन देशों और कंपनियों में सप्लाई बैन करने का फरमान जारी कर दिया है जो यूक्रेन में रूस के हमलों के जवाब में पश्चिमी देशों के प्राइस कैप का समर्थन कर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों को रूस के तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति बैन है अगर वो इस सप्लाई के समझौते के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राइस कैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह आदेश 1 फरवरी 2023 से 1 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा। रूस की इनकम का एक बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से आता है। इस महीने की शुरुआत में ही पुतिन ने संकेत दे दिए थे कि रूस तेल उत्पादन में कटौती कर सकता है और वो उस देश को तेल नहीं देगा जो पश्चिमी देशों के प्राइस कैप को लागू करता है। Конечно, цель понятна у наших геополитических оппонентов и противников ограничить доходы российского бюджета, но дело но мы не теряем ничего от этого потолка.
потерь для российского ТЭКа и для экономики и бюджета. पुतिन का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिन पहले ही G7 यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा दिया था, जिसके पीछे मकसद छोटा नहीं था। रूस के विरोधी देश जानते हैं कि प्राइस कैप लगाने से रूस के तेल निर्यात पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। पुतिन को युद्ध में कमजोर करने के लिए ये इक्का साबित होगा। यूक्रेन के साथी देशों का मकसद रूस को खोखला करना है। प्राइस कैप के लागू होने के पीछे जेलेंस्की को जंग में मजबूत दिखाना था, लेकिन पुतिन ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। जंग के बाद रूस के एक्सपोर्ट में कमी जरूर आई है। रूस के बाल्टिक ऑयल का एक्सपोर्ट दिसंबर महीने में नवंबर के मुकाबले 20% गिर गया। प्राइस कैप के बाद 2023 की शुरुआत में कच्चा तेल उत्पादन 5 से 7% घटने का दावा किया गया है। रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने की मंशा अर्थव्यवस्था पर भारी चोट करना था, लेकिन पुतिन ने इसका तोड़ निकालते हुए अपना रुझान वैकल्पिक बाजारों या कहें कि एशिया की तरफ बढ़ा दिया है। अब उनका टारगेट साथियों को ढूंढना और हर दिन लाखों बैरल तेल बेचना हो सकता है। रिलायंस फाउंडेशन ने धीरूभाई अंबानी की 90वीं जयंती पर बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस साल यानी 2022 से 2023 में ग्रेजुएशन के लिए 5000 छात्रों को, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 100 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इससे अगले 10 साल में 50,000 छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। ग्रेजुएशन स्तर पर 2 लाख, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन छात्र स्कॉलरशिप के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें देश की युवा क्षमता पर पूरा भरोसा है। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी स्कॉलरशिप में एक है। तो तुनिशा सुसाइड केस की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। तुनिशा की मौत वाले दिन भी शीजान और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के में 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड से तुनिशा बेहद नाराज थी। अब तक पुलिस को शीजान और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड की 250 पन्नों की व्हाट्सएप चैट मिल चुकी है, जबकि कई चैट डिलीट भी हुई है, जिसे पुलिस को अभी रिट्रीव करना है। और ये सारी बातें पुलिस ने आज कोर्ट में बताई। तुनिशा मौत मिस्ट्री की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को शीजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला है। अब तक तुनिशा का फोन तो अनलॉक नहीं हुआ है, लेकिन शीजान के फोन से 250 पन्नों की वो चैट मिली है, जो जांच में बेहद अहम साबित हो सकती है। तुनिशा सुसाइड केस में सीक्रेट गर्लफ्रेंड शीजान की मुंबई वाली गर्लफ्रेंड मिल गई। शीजान और सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चैट रिकवर। क्या एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत का शीजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड से कोई कनेक्शन है? इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अब तक जिस बात का अंदेशा था वो सच के करीब दिखाई दे रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पता चल गया है। शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड मुंबई की रहने वाली है। पुलिस को शीजान और उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चैट भी मिल गई है। करीब 250 पन्ने की दोनों की व्हाट्सएप चैट मिली है। इस चैट की स्टडी और एनालिसिस अभी बाकी है। शीजान और सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चैट जून से लेकर अब तक की है। लेकर अटकले थी कि शीजान की जिंदगी में कोई और दूसरी लड़की भी है, जिसकी वजह से उसने तुनिशा के साथ अपना रिश्ता तोड़ा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक शीजान ने पुलिस के सामने दूसरी लड़की से संबंध की बात पर साफ इनकार किया और तुनिशा के साथ ब्रेकअप की वजह उन दोनों के बीच में उम्र के बड़े फासलों को बताया।
तोनिशा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस हर एंगल से तफ्तीश में जुटी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीजान का फोन अनलॉक करने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई। ऐसे में सीक्रेट गर्लफ्रेंड वाली चैट रिकवर हो गई, लेकिन तोनिशा का फोन अब तक अनलॉक नहीं हो पाया। जिस सेट पर तोनिशा शूटिंग कर रही थी उसके डीवीआर को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया, ताकि इस बात को समझा जा सके कि कहीं शूट के दौरान तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जो तोनिशा की मौत का सबब साबित हुआ। जांच के दौरान पुलिस शीजान समेत कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। अब तक कथा प्रदेश के रायबरेली जेल में पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। बंदी रक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर आरोपी पुलिसकर्मी निलंबित। कोतवाली थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर में मामूली बात पर 2 गुटों में कहासुनी के बाद पथराव। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इलाके में काफी तादाद में पुलिस तैनात। यूपी के बहराइच में अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया गया। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई की गई। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग का अपहरण की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। आरोपी पर छेड़छाड़ का किया आरोप।